आज दिनांक 9/8/2020 को मैं डॉक्टर चंद्रमोहन झा, ज्योतिष विभागाध्यक्ष, श्री छत्रधारी संस्कृत महाविद्यालय हथुआ गोपालगंज, उपशास्त्री फलित ज्योतिष के छात्रों के लिए लघु पाराशरी के संज्ञाध्याय से पुनः पढ़ाने जा रहा हूँ। आज 10वें श्लोक से प्रारंभ होगा, अर्थात केंद्राधिपत्य दोष विचार। केंद्राधिपत्य दोषस्तु बलवान गुरु शुक्रयोः मारकत्वेपि च तयोर्मारक स्थान संस्थिति। भावार्थ यह कि केंद्रेश 1, 4, 7, 10 का स्वामी होने का परम दोष बलवान गुरु शुक्र को होता है। यदि गुरु शुक्र केंद्रेश होकर मारक भाव यानी सप्तम स्थान में पड़े तो दूसरों की अपेक्षा विशेष मारकत्व दोष वाले होते हैं। यहाँ विशेष यह कि केंद्रेश होकर मारक भाव में स्थित होने का दोष गुरु शुक्र को सर्वाधिक लगता है। केंद्रेश की यदि दोनों राशियां केंद्र में पड़ें तो उन्हें शुभ फलदाता नहीं कहा जा सकता। यह स्थिति मिथुन, कन्या, धनु और मीन लग्नों में बनती है। गुरु की दोनों राशियां तो केंद्र में पड़ती हैं, परंतु शुक्र की कभी नहीं पड़ती। शुक्र की जगह गुरु को कहना चाहिए था, क्योंकि इसकी दोनों राशियां केंद्र में पड़ती हैं, लेकिन फिर भी शुक्र को यहाँ कहा गया है। मेष लग्न में शुक्र की एक राशि केंद्र 7वें और दूसरी राशि दूसरे मारक भाव में पड़ती है। वृष लग्न में शुक्र की एक राशि केंद्र 1 में और दूसरी राशि 6ठे शत्रु भाव में पड़ती है। कर्क लग्न में शुक्र की एक राशि केंद्र 4थे में और दूसरी राशि एकादश आय भाव में पड़ती है। सिंह लग्न में शुक्र की एक राशि केंद्र यानी 10वें और दूसरी राशि तृतीय यानी पराक्रम भाव में पड़ती है। तुला लग्न में शुक्र की एक राशि केंद्र यानी 1 में और दूसरी राशि अष्टम मृत्यु भाव में पड़ती है। वृश्चिक लग्न में शुक्र की एक राशि केंद्र यानी 7वें और दूसरी राशि 12वें व्यय भाव में पड़ती है। मकर लग्न में शुक्र की एक राशि केंद्र यानी 10 और दूसरी राशि पंचम मित्र भाव में पड़ती है। एवं कुंभ लग्न में शुक्र की एक राशि केंद्र 4थे और दूसरी राशि भाग्य भाव में पड़ती है। शुक्र की एक राशि केंद्र में सर्वाधिक लग्नों में पड़ती है और दूसरी राशि 2, 6, 7, 8, 12 या अन्य भावों में पड़ती है। इसीलिए गुरु के साथ शुक्र को महत्ता दी गई। अब दूसरा श्लोक, बुधस्तदनु चंद्रोपि भवेत् तदनु तद्विधा न रंध्रे सत्वदोषस्तु सूर्या चंद्रमसो भवेत्। भावार्थ यह कि इन दोनों यानी गुरु शुक्र से अल्प केंद्रेश दोष मार्कत्व बुध में तथा उससे बुध कम चंद्र में समझना चाहिए। सूर्य और चंद्रमा को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता है। विशेष यह कि बुध की एक राशि यदि सप्तम भाव में पड़ती है तो दूसरी राशि केंद्र में ही पड़ेगी। जैसे मिथुन, कन्या, धनु और मीन लग्न, यदि बुध केंद्रेश होकर मारक भाव सप्तम में पड़ जाए तो वह मारक होगा, लेकिन गुरु शुक्र की अपेक्षा उसमें कम मारकत्व होगा। इसी प्रकार चंद्रमा की एक राशि होती है और वह केंद्र में पड़ जाए तो चौथा व 10वें भाव में हो तो कम अशुभ होगी, 1 व 7वें अधिक अशुभ होगी। और यदि चंद्रमा स्व राशि कर्क में सप्तम भाव में बैठ जाए
तो उसमें अधिक मार्कत्व आ जाएगा, लेकिन बुध की अपेक्षा अल्प ही रहेगा। वस्तुतः स्पष्ट है कि गुरु, शुक्र, बुध व चंद्रमा यदि केंद्रों 1, 4, 7, 10 में स्वराशि न होकर अन्य राशियों में स्थित हों तो उन्हें मार्कत्व शक्ति नहीं मिलती जब तक केंद्रेश का केंद्र भाव में स्थिति अशुभ न हो। अतः मूल भाव यह है कि केंद्रेश होकर केंद्र में स्थित होने पर गुरु व शुक्र को, उसके बाद बुध और फिर चंद्रमा को मार्कत्व प्राप्त होता है। केंद्रों में भी सप्तम केंद्र पर विशेष ध्यान देना पड़ता है। कुजस्य कर्म नेतृत्वे प्रयुक्ता शुभकारिता त्रिकोणस्यापि नेतृत्वे न कर्मे सत्वमात्रतः। अशुभ ग्रह मंगल केंद्रेश होने से सुफलदायी होता है। वह यदि त्रिकोणेश है तभी समझना, मात्र केंद्रेश होने से सुफल नहीं देता। इस श्लोक में शुभाग्रह के रूप में मंगल एवं केंद्र के रूप में कर्म यानी 10वें भाव की चर्चा की गई है। लेकिन मंगल समस्त अशुभ ग्रहों का और दशम समस्त केंद्रों का प्रतीक है। श्लोक के अनुसार तो यह योग कर्क सिंह लग्न में घटित होता है, लेकिन अन्य ग्रहों में देखेंगे तो शनि के लिए वृक्ष व तुला लग्न में घटित होगा। पापग्रह केंद्रेश होकर त्रिखडाएश भी हो तो अशुभ फलदायी होते हैं। अब राहु केतु का शुभाशुभ विचार। अद्यभ दावगतो वापि अद्यभ दावेश संजितो तत्तत् फलानि शबलो प्रबलो प्रदिशेताम तमोग्रहो। राहु केतु जिस भाव में स्थित हो या जिस भावेशों के साथ स्थित है उसी के अनुरूप शुभाशुभ फल बलवान होने पर देते हैं। विशेष यह कि राहु केतु को किसी भी राशि का स्वतंत्र आधिपत्य प्राप्त नहीं है। अतः पूर्व कथित भावेश संबंधी सिद्धांतों के द्वारा राहु केतु का शुभाशुभ विचार नहीं किया जा सकता है। इसलिए पराशर मुनि ने इस श्लोक को रचा है। सर्वप्रथम यह देखें कि राहु केतु किस भाव में बैठे हैं। तदुपरांत पूर्व कथित पराशरी सिद्धांतों के द्वारा उस भाव के विषय में जान लें कि वह शुभ है या अशुभ। यदि राहु केतु शुभ भाव में स्थित हैं तो शुभ फलदायी, और यदि अशुभ भाव में स्थित हैं तो अशुभ फलदायी होंगे। इसी प्रकार राहु केतु जिन ग्रहों के साथ स्थित हों उनकी प्रकृति के अनुसार भी फल देते हैं। अतः राहु केतु यदि किसी अन्य ग्रह के साथ हों तो पहले देखना चाहिए कि वह ग्रह किस भाव का स्वामी है, उसी के अनुरूप फल करना चाहिए। अतः राहु केतु साथी ग्रहों के अनुरूप फल प्रदान करते हैं। तात्पर्य यह है कि यह जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसी के अनुरूप फल प्रदान करते हैं। जैसे सूर्य के साथ हैं तो सूर्य जैसा, चंद्र के साथ हैं तो चंद्र जैसा, मंगल के साथ हैं तो मंगल जैसा फल प्रदान करता है। इसी प्रकार अन्य ग्रहों के साथ समझना चाहिए। जिस भाव में राहु केतु बैठते हैं उस भावेश ग्रह के फल को दूना कर देते हैं, क्योंकि उसमें राहु केतु की शांति भी आ जाती है। इसीलिए कहा गया है कि राहु या केतु केंद्र या त्रिकोण में केंद्रेश या त्रिकोणेश के साथ युति करे तो योग कारक होते हैं। यह ध्यान रखने की बात है कि राहु केतु का अपना स्वतंत्र स्वरूप नहीं होता, इसीलिए वे कारक ग्रह की संगति में कारक और मारक ग्रह की संगति में मारक हो जाते हैं। इस प्रकार यह संज्ञाध्याय समाप्त हुआ। अब योगाध्याय प्रारंभ हो रहा है।
सुफलदायी योग। योगाध्याय में प्रारंभ है सुफलदायी योग। केंद्र त्रिकोण पतयः संबंधेन परस्परम इतरैर प्रसक्ताश्चेद विशेष फलदायका। भावार्थ, केंद्रेश और त्रिकोणेश में परस्पर संबंध हो और अन्य भावेशों केंद्र त्रिकोण से भिन्न भावों के स्वामी से संबंध न हो तो अत्यंत शुभ फलदायी होते हैं। यहाँ स्पष्ट कर दूं कि संबंध 4 प्रकार के होते हैं। पहला संबंध क्षेत्र संबंध होता है। जब 2 ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से हो कि एक की राशि में दूसरा हो तथा दूसरे की राशि में पहला हो तो उसे क्षेत्र संबंध कहते हैं। जैसे मेष या वृश्चिक राशि का सूर्य हो और मंगल सिंह राशि का हो तो सूर्य मंगल का परस्पर क्षेत्र संबंध कहेंगे। दूसरा है दृष्टि संबंध। जब 2 ग्रह परस्पर एक दूसरे को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं तो उनमें दृष्टि संबंध माना जाता है। जैसे मेष राशि में मंगल हो और तुला राशि में सूर्य हो तो मंगल व सूर्य में परस्पर दृष्टि संबंध कहेंगे। तीसरा है युति संबंध। जब 2 ग्रह एक राशि में युति करे तो उसे युति संबंध कहते हैं। जैसे सूर्य मंगल वृष राशि में एक साथ बैठे हों तो कहेंगे कि इनमें परस्पर युति संबंध है। चौथा है क्षेत्र दृष्टि संबंध। जब किसी ग्रह को उसी की अधिष्ठित राशि का स्वामी पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो इसे क्षेत्र दृष्टि संबंध कहेंगे। जैसे मेष राशि में स्थित सूर्य को मंगल मेष राशि का स्वामी अर्थात क्षेत्रज्ञ पूर्ण दृष्टि से देखें तो कहेंगे कि परस्पर क्षेत्र दृष्टि संबंध है। यह तो स्पष्ट है कि केंद्रेश और त्रिकोणेश परस्पर संबंधी हो तो अत्यंत शुभ फलदायी होते हैं। लेकिन ऐसा तभी होता है जब वे त्रिखडायेश या अष्टमेश से संबंध न रखते हों। लेकिन हमारा अनुभव है कि संपूर्ण शुभ फल समाप्त नहीं होता है अपितु शुभ फल में ह्रास होता है। हमारे विचार से निम्न प्रकार फल समझना चाहिए। केंद्रेश और त्रिकोणेश का संबंध केंद्र या त्रिकोण में ही बने तो सर्वोत्तम फलदायी होगा। केंद्रेश और त्रिकोणेश का संबंध 1-2 12वें स्थान में बने तो फल उत्तम होगा। केंद्रेश और त्रिकोणेश का संबंध शुभ त्रिखडाय 3-6 11वें स्थान से बने तो मध्यम फलदायी होगा। केंद्रेश और त्रिकोणेश का संबंध अशुभ त्रिखडाय और अष्टम स्थान से बने तो निकृष्ट फलदायी होगा। पराशर ऋषि के अनुसार यह संबंध केंद्र या त्रिकोण भाव में ही सर्वोत्तम बताया गया है। लेकिन व्यवहार में केंद्रेश और त्रिकोणेश का संबंध कुंडली में कहीं भी हो शुभ फलदायी देखा जाता है। अब दोष युक्त केंद्रेश त्रिकोणेश का फल विचार। केंद्र त्रिकोण नेतारो दोषयुक्तावपि स्वयं संबंध मात्राद बलिनो भवेताम योग कारको। अर्थात केंद्र और त्रिकोण के स्वामी ग्रह एवं स्वदोष युक्त हों तो भी मात्र संबंध से बलि और योग कारक होते हैं। विशेष यह कि केंद्रेश व त्रिकोणेश में से कोई एक या दोनों शत्रु राशि या अस्त या नीच राशि में हो तो दोष युक्त जानना चाहिए। ऐसा होने पर परस्पर संबंध मात्र से ही बलि और शुभ फलदायी हो जाते हैं। इस प्रकार आज यहाँ 15वें श्लोक में समाप्त कर रहा हूँ। पुनः आगे।